नमस्कार दोस्तों। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु सरकार के जल्लीकट्टू कानून के खिलाफ दायर की गई याचिकाओं को खारिज कर दिया गया। और जल्लीकट्टू क्या है तथा इससे संबंधित पूरा विवाद क्या है, इस वीडियो के माध्यम से आप देखेंगे। जल्लीकट्टू क्या है, पहले हम यह देखते हैं। जल्लीकट्टू तमिलनाडु का एक त्योहार होता है, पोंगल। तमिलनाडु के इस पोंगल त्योहार, जो कि फसल कटाई के अवसर पर मनाया जाता है, तो इस पोंगल त्योहार पर आयोजित होने वाला एक खेल है। इस खेल के अंतर्गत खिलाड़ियों की भीड़, एक खुली जगह पर खिलाड़ियों की भीड़ होती है। उस भीड़ में एक बेल को छोड़ दिया जाता है। वह बेल जब उन खिलाड़ियों की भीड़ के बीच प्रवेश करता है, तब खिलाड़ियों की भीड़ के बीच में से खिलाड़ियों द्वारा उसे नियंत्रित करने का प्रयास किया जाता है। जो भी खिलाड़ी 15 मीटर दायरे के अंतर्गत एक निर्धारित समय सीमा के अंतर्गत बेल को यदि नियंत्रित कर लेता है, तो वह खिलाड़ी विजय होता है। अन्यथा यदि बेल 15 मीटर दायरे को पार कर लेता है, तो बेल विजय हो जाता है। चाहे बेल विजय हो या कोई खिलाड़ी, दोनों को ही इनाम दिया जाता है। अब यह तो जल्लीकट्टू खेल हो गया। इससे संबंधित विवाद के बारे में जानेंगे। तो कुछ लोगों का मानना है कि जब बेल खिलाड़ियों के बीच प्रवेश करता है, तब बेल को उत्तेजित करने के लिए कुछ लोग बेल की आंखों में मिर्ची लगाना, इस प्रकार के क्रूरतापूर्वक कार्य करते हैं। ऐसा माना जाता है कि कुछ लोगों का मानना है कि इस प्रकार के लोग कार्य करते हैं, तथा इस खेल के दौरान लोगों को भी, खिलाड़ियों को भी हानि पहुंचती है। बेल सिंग आदि मारता है तो खिलाड़ी भी घायल उससे हो जाते हैं। यहाँ पर भी याचिकाकर्ताओं का स्टैंड है कि इससे लोगों को भी नुकसान होता है। अब यह तो विवाद के कारण हो गए। अब मेन मुद्दा यह है कि जो जल्लीकट्टू खेल है, यह तमिलनाडु के लोग इसे अपनी सांस्कृतिक विरासत के रूप में देखते हैं। तमिलनाडु के लोगों का मानना है कि यह 2000 साल पुरानी हमारी सांस्कृतिक विरासत है और यह खेल प्रतिबंधित नहीं होना चाहिए। यह तमिलनाडु के लोगों की भावनाओं से जुड़ा हुआ खेल है। अब भारतीय सुप्रीम कोर्ट के सामने चुनौती है तमिलनाडु के लोगों की भावनाएं तथा कुछ लोगों का, जो भी उन्होंने मानवता को लेकर या पशुओं की क्रूरता को लेकर जो याचिका दायर की है, उनके प्रश्नों का, दोनों चीजों को सुप्रीम कोर्टों को समन्वय करना है। अब विवाद की शुरुआत होती है 2011 में। केंद्र सरकार एक अधिसूचना जारी करती है। अधिसूचना में बेल को उन पशुओं की सूची में सम्मिलित कर लिया जाता है जिनका प्रदर्शन और प्रशिक्षण प्रतिबंधित है। 2011 में बेल उस अधिसूचना में प्रदर्शन और प्रशिक्षण प्रतिबंधित वाले पशुओं की सूची में चले जाता है। यह 2011 में हो गया। फिर 2014 में सुप्रीम कोर्ट एक याचिका पर फैसले के दौरान 2011 की उस अधिसूचना का हवाला देकर जल्लीकट्टू पर प्रतिबंध लगा देता है। अब 2014 में जल्लीकट्टू पर प्रतिबंध लग गया। अब तमिलनाडु सरकार चूंकि जानती है कि जल्लीकट्टू खेल तमिलनाडु की लोगों की सांस्कृतिक विरासत है तथा यह लोगों की भावनाओं से जुड़ा हुआ है, इस चीज को लेकर तमिलनाडु सरकार स्टैंड लेती है और तमिलनाडु सरकार सुप्रीम कोर्ट जाती है और एक याचिका दायर करती है कि जल्लीकट्टू पर जो प्रतिबंध लगाया गया है, उस प्रतिबंध को हटाया जाए। परंतु सुप्रीम कोर्ट उस प्रतिबंध को नहीं हटाता है तथा याचिका को खारिज कर देता है। यह 2014 तक यहाँ पर खत्म हो गया। अब तमिलनाडु सरकार के सामने चुनौती थी कि वो किस प्रकार जल्लीकट्टू को वापस शुरू करे। अब 2017 में तमिलनाडु सरकार पशु क्रूरता रोकथाम अधिनियम तमिलनाडु संशोधन 2017 लेकर आती है तथा उस कानून के माध्यम से तमिलनाडु सरकार जल्लीकट्टू को पुनः वैधानिक कर देती है अथवा पुनः खेल को शुरू कर देती है। अब 2017 में तमिलनाडु में जब वापस वैधानिक रूप से जल्लीकट्टू प्रारंभ होता है, तो 2018 में
पीपल फॉर एथिकल ट्रीटमेंट ऑफ एनिमल्स, पेटा, जिसे हम पेटा कहते हैं, जो पशु संबंधी जो भी क्रूरता करता है उसके लिए स्टैंड लेता है। तो पेटा के नेतृत्व में याचिकाकर्ताओं का एक समूह सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर करता है इस जल्लीकट्टू को प्रतिबंध लगाने के लिए वापस, तथा यह भी कहता है कि जो 2014 का सुप्रीम कोर्ट का आदेश का पालन नहीं किया जा रहा है तथा जल्लीकट्टू वापस प्रारंभ हो गया है। तो इसको बैन करने के लिए 2018 में वापस सुप्रीम कोर्ट के पास केस चले जाता है। अब सुप्रीम कोर्ट इस केस को संवैधानिक पीठ को भेज देता है। संवैधानिक पीठ इस पर अपना 2018 में अपना फैसला आरक्षित कर लेती है। अब संवैधानिक पीठ के सामने दो प्रकार की चुनौती थी। पहली कि जो जल्लीकट्टू खेल है, तमिलनाडु के लोग इसे अपनी सांस्कृतिक विरासत मानते हैं। क्या यह भारतीय संविधान के अंतर्गत भाग 3 के अंदर अनुच्छेद 29(1) में जो सांस्कृतिक अधिकार दिए गए हैं, अच्छा, जिसके अंतर्गत अपनी संस्कृति को बचाने का अधिकार या अपने सांस्कृतिक परंपराओं का निर्वाह करने का अधिकार है, इस अनुच्छेद के अंतर्गत क्या जल्लीकट्टू को संरक्षण दिया जाना चाहिए? यह पहला महत्वपूर्ण प्रश्न था संविधान की पीठ के सामने कि अनुच्छेद 29(1) के तहत क्या जल्लीकट्टू संरक्षित होना चाहिए। दूसरा प्रश्न था कि क्या तमिलनाडु सरकार ने जो कानून बनाया है उसके तहत पशुओं, मतलब क्या कानून के तहत पशुओं के साथ हो रही क्रूरता को रोका गया है, या फिर जो तमिलनाडु में जो देसी नस्ल के बैल है उनके अस्तित्व के लिए तथा उनके कल्याण के लिए इस प्रकार का कानून आवश्यक है। यह दो प्रकार की चुनौती संविधान की पीठ के सामने थी। दूसरी चुनौती को एक बार और समझ लेते। दूसरी चुनौती है कि क्या जो कानून हम पालन करवा पा रहे हैं कि नहीं, जो पशु क्रूरता अधिनियम 1960 है, क्या उसका पालन हो पाएगा कि नहीं अगर हम जल्लीकट्टू प्रारंभ करते हैं। तो पहली तो यह चुनौती थी कि अगर जल्लीकट्टू को वापस अनुमति देते हैं तो क्या पशुओं से क्रूरता तो नहीं होगी, यह इनको आश्वस्त होना आवश्यक था संविधान की पीठ को। अब 2018 में संविधान की पीठ अपना फैसला आरक्षित करने के बाद 18 मई 2023 को संविधान की पीठ अपना फैसला सुनाती है। संविधान की पीठ अपना फैसला सुनाते हुए कहती है कि तमिलनाडु का जल्लीकट्टू से संबंधित जो कानून है उसमें पशुओं से क्रूरता संबंधी बातों का ध्यान रखा गया है तथा इसके अंतर्गत पशुओं से क्रूरता नहीं होगी, क्योंकि उसके अंतर्गत कुछ अब नए नियम तमिलनाडु सरकार द्वारा भी जब खेल होता है तब वीडियोग्राफी कराई जाती है ताकि पशुओं से कोई क्रूरता न हो पाए। तो सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि तमिलनाडु का जो जल्लीकट्टू से संबंधित कानून है उसमें पशुओं संबंधी क्रूरता का ध्यान रखा गया है तथा यह तमिलनाडु के लोगों की भावनाओं से जुड़ा हुआ है तथा यह तमिलनाडु की सांस्कृतिक विरासत है, इसे बाधित नहीं किया जा सकता है। यह तो फिर 18 मई 2023 को सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के बाद तमिलनाडु के जल्लीकट्टू कानून को बरकरार रखा गया तथा याचिकाकर्ताओं की याचिका खारिज कर दी गई। इसी प्रकार से कर्नाटक में कंबाला तथा महाराष्ट्र में बैलगाड़ी दौड़, सेम इसी प्रकार की चीजें इन खेलों के साथ भी हुई तथा इस फैसले के साथ इनको भी आगे जारी रहने की अनुमति मिल गई।